छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है नशा का शिकार हो रहे हैं। तो इसके लिए आप सबसे ज़्यादा किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि स्कूल या फिर पेरेंट्स या सोसाइटी या नशा बेचने वाला? निश्चित रूप से समाज। एक मैं आपको घटना सुनाना चाहूँगा। एक इतनी सी बच्ची, इतनी सी, निश्चित रूप से इतनी सी, वो बच्ची अपनी जेब में शराब का पौवा लेके घूम रही थी। मैंने कहा बेटा आप कहाँ से लाए? तो वो कहने लगी जी मैं तो ठेके से लाई। तो सर आपके पूरे एक्सपीरियंस की कुछ सबसे इमोशनल स्टोरी जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसने आपको प्रॉपरली अंदर तक झंझोड़ दिया कि यार इससे ज़्यादा तो मैं नहीं देख सकता। जब मैं CWC में आया था, हमें सूचना मिली कि एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। कल्पना चावला लेकर गए। कल्पना चावला में वहाँ के सर्जन ने बताया कि इसके अंदर से सब कुछ फट चुका है। 7 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, सब कुछ अंदर से फट गया। उस बच्ची के 7 ऑपरेशन हुए। शायद सुन के हैरान होंगे कि माँ बाप द्वारा भी बच्चे का यौन शोषण हो सकता है। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हम लोग दहल जाते हैं। एक बच्ची का केस आया जिसमें उसको बीड़ी से जलाया गया। उसका हाथ पकड़ के उबलती हुई चाय के कप में डाल दिया गया। 2 साल की बच्ची। अब बात करते हैं उस मासूमियत की जो लिटरली बेची जा रही है। छोटी उम्र की बच्चियां बंगाल बिहार से लाके यहाँ पे काम पे लगाई जाती हैं। हम सबको जो हाउस होल्ड सर्वेंट चाहिए वो छोटी उम्र का बच्चा चाहिए। एक डॉक्टर साहब के घर का केस देखा, उसमें बच्ची को सिगरेटों से जलाया हुआ था। कैन यू इमेजिन, एक डॉक्टर भी बच्ची को सिगरेट से जला सकता है? जब हम ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं तो उस टाइम के ऊपर मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी कई बार उसके अंदर इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। यस, इन्वॉल्व हैं। 5000 चाइल्ड मैरिज के केसेस रोके गए। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और पूरे के पूरे देश का फ्यूचर डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर। लेकिन आज भी इस सोसाइटी में बहुत से ऐसे हैवान, बहुत से ऐसे दरिंदे हैं जो कि बच्चों को मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज़ जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और बहुत छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप केसेस भी सामने आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो बच्चों से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो बच्चों का हॉस्पिटल है या पेरेंट्स हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर उमेश चान्ना जी, जो कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन हैं, जिन्होंने इस हैवानियत को बहुत करीब से देखा है, बहुत से बच्चों को इस नर्क से निकाल कर रेस्क्यू करके उन्हें एक नई जिंदगी दी है। सो उमेश सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका हमारे शो में आने के लिए। आपके थ्रू हम बहुत सी अवेयरनेस इस सोसाइटी को देना चाहते हैं, स्पेशली बच्चों को लेकर, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है ना, आपके जो सारे के सारे आपने आज तक केसेस देखे हैं, तो मुझे लगता है कि उस डिस्कशन के बाद काफ़ी लोगों के अंदर अवेयरनेस आने वाली है। देखिए, मैं इस विषय में आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक चुना है। जी बच्चों को आम तौर पर इग्नोर किया जाता है, बिल्कुल। और और बच्चों का टॉपिक लेके हम आगे चलें तो निश्चित रूप से हम लोग भगवान का टॉपिक लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सर। तो उमेश सर, सबसे पहले आप मुझे बताएं कि CWC का गठन क्यों हुआ था, क्या मेन पर्पस था और उस पर्पस पे कितना % काम हुआ और किस लेवल तक उस पर्पस को फॉलो किया गया? देखिए, CWC जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जी बाल कल्याण समिति। पहले DC साहब इसके चेयरमैन हुआ करते थे और इसके बाद पूरी तरह से जो गठन किया गया वो किया गया 2015 में। पहले भी होती थी मीटिंग्स, लेकिन जी पूरी तरह से जो एक फुल फ्लेज चेयरमैन जो इसके बैठे मेरे से पहले, श्रीमान सुरेंद्र सिंह मान जी, वो 2014 या 15 में बैठे। उसके बाद बच्चों के अधिकारों में और बच्चों के कर्तव्यों में
बच्चों को फर्क समझाया जाने लगा। आज 2025 है, 10 साल बीत चुके हैं। मैं कहता हूं कि CWC के कारण बहुत बहुत अवेयरनेस आई है। कम नहीं तो आज उस जो गोल को हम अचीव करना चाहते थे वो 60% तक अचीव हुआ है, अभी 40% बाकी है। बड़ा गेम है, जी, बड़ा देश है, बड़ा देश है, पॉपुलेशन बहुत है। पॉपुलेशन बहुत है, हम लोग अभी कवर नहीं कर पा रहे। बेसिकली इलिटरेसी इसका बहुत बड़ा कारण है, और व्यक्ति के मन की इच्छाएं भी इसका बहुत बड़ा कारण है। व्यक्ति के मन की इच्छाएं का मतलब है कि आज जो व्यक्ति अपने मन में कुंठा लेके आ रहा है, कल को वो निश्चित रूप से यौन अपराधी बनेगा ही बनेगा। बहुत बड़ा बच्चों के अधिकारों को, बच्चों को बचाने का एक रास्ता तय करना पड़ेगा, जिसमें बच्चों के अधिकारों को तो छोड़िए, बड़े जो लोग हैं उनकी जो कर्तव्य है उसे भी उनको समझाना पड़ेगा। एक एक छोटी छोटी घटना को जब हम रोकेंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। वो छोटी घटना जो है वो आगे चल के हमेशा बड़ी बनती है। इसलिए प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जो पॉक्सो एक्ट है, उसमें भी पॉक्सो की कोई भी रिपोर्ट दर्ज ना करवाने पर सेक्शन 19 के तहत 6 महीने की सजा का प्रावधान है। सो आपके अकॉर्डिंग जो आम जनता है, एक आम आदमी की अगर हम बात करें, वो CWC की कार्यप्रणाली को लेकर प्रॉपर अवेयर है, उन्हें पता है कि क्या किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है? शायद नहीं। हम लोगों ने बहुत अवेयरनेस की है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अभी तक हम पूरे गोल को अचीव करने में कामयाब हुए हैं। और इसका क्या रीज़न, आपको मेजरली रीज़न क्या आपको लगता है? मेजरली रीज़न तो देखिए कई सारे हैं। हम अपने आसपास से अवेयर ही नहीं हैं। एक कोठी में रहने वाले को दूसरी कोठी का पता नहीं है। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आगे, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा हैं। हम लोग सोचते ही नहीं है हमने करना क्या है। आज के युग में व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति तो सजग हो गया, लेकिन कर्तव्यों के प्रति सजग कौन होगा? जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया कि कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान का। जी, हमारे बहुत से लोगों ने कार में डस्टबिन रखे। जी। अभी आते हुए मैंने आपकी कार में भी देखा उसमें भी डस्टबिन था। जी। लेकिन क्या हम सड़क पर आज भी कूड़ा फैलाने से बाज आ रहे हैं? मेरे हिसाब से नहीं। क्या हम पहाड़ पे आज भी कूड़ा फैलाने से बाज आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं? कहीं नहीं। काफ़ी वीडियोस वायरल होती हैं कि लोग हिमाचल गए और वहाँ पर इतना गंद कबाड़, कुरकुरे के पैकेट, चिप्स के पैकेट, बॉटल्स और वो सारा कुछ। यही दिक्कत है। हम पहाड़ को पॉल्यूट नहीं कर रहे, अपने जीवन को पॉल्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल। ऐसे ही छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, जैसे आज किसी बच्चे को मां द्वारा या बाप द्वारा या किसी अननोन द्वारा उसका शोषण किया गया, यौन शोषण। यहां आप शायद सुन के हैरान होंगे कि माँ बाप द्वारा भी बच्चे का यौन शोषण हो सकता है।
हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हम लोग दहल जाते हैं। एक बच्ची का केस आया जिसमें उसको बीड़ी से जलाया गया था, उसका हाथ पकड़ के उबलती हुई चाय के कप में डाल दिया गया। 2 साल की बच्ची, सोचिए क्या उसको कुछ मालूम होगा। वो हमने तुरंत अपने संरक्षण में ली। पिता को सेक्शन 75 जेजे एक्ट के अंदर जेल हुई, 3 साल की जेल। लेकिन ये केस मुझे लगता है कि सामने आ गया, ऐसे बहुत से केस होंगे जो सामने नहीं भी आते होंगे। बिल्कुल होते हैं। इसके लिए आम व्यक्ति को सजग होना पड़ेगा। जो मैंने अभी कहा था कि छोटी छोटी घटनाएं हमारे आस पड़ोस में हो रही हैं और हम लोग देख के उसको अनदेखा करते हैं। मैनू की राइट, तेनू की। वो एक व्यक्ति के पास दूसरा व्यक्ति भागता हुआ आया कि जी आग लग गई, आग लग गई। वो कहता मैनू की। कहता जी आप ही के घर लग गई। कहता फिर तेनू की। बिल्कुल। हम अधिकारों की तो रक्षा कर रहे हैं अपने, लेकिन कर्तव्यों की रक्षा नहीं कर रहे। बिल्कुल। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। मेरा समाज के प्रति दायित्व क्या है? क्या मैंने ये सोचा? मैंने शायद 6ठी क्लास में ये पढ़ा था कि आपकी स्वतंत्रता वहां खत्म हो जाती है जहां दूसरे की नाक शुरू होती है। तो अगर आपको अपनी स्वतंत्रता चाहिए तो दूसरे की भी स्वतंत्रता का आदर करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरे सर, जब ये डेजिग्नेशन आपने ज्वाइन करी, इतना मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग रहता होगा ऐसे ऐसे केसेस को देखना। तो जब आपने पहली बार ये ज्वाइन किया तो सबसे पहला विचार आपके मन में क्या आया? वास्तव में देखिए, मुझे सच कहूँ तो मुझे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का पता ही नहीं था। मैंने जब अखबार में ऐड देखी और अप्लाई किया और उसके बाद नेट से देखना चाहा तो वहाँ मुझे CWC का मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी नज़र आया। मैं हैरान था कि इतना महत्वपूर्ण विषय है और उसको कोई बताया ही नहीं जाता। मुझे मेरे एक साथी वकील ने सलाह दी कि आप जेजे एक्ट पढ़ना शुरू करो। मैंने जेजे एक्ट पढ़ना शुरू किया। जेजे एक्ट पढ़ते 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 मुझे ध्यान में आया कि ये तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। बिल्कुल। जब हमारी कमेटी गठित हुई तो हम लोग बैठ के एक क्लॉज उसका पढ़ते थे और चिंतन मनन करते थे विषय को एक बार कि आप बताओ इसका क्या होना चाहिए, सारे मेंबर्स इकट्ठे बैठ के। तो उस डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आने लगी और हम लोग धीरे 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 नए आयाम गढ़ने लगे। आपके सामने ही है, हमारे आने से पहले थोड़ा कम जागरूकता थी, अभी थोड़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। तो सर, अब अगर हम कुछ प्रॉब्लम्स की बात करें जो बेसिक प्रॉब्लम सोसाइटी में आज की डेट में चल रही हैं, उनमें से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा केसेस शायद चाइल्ड लेबर के भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं, जबकि इतना स्ट्रिक्ट कानून इसके ऊपर बनाया गया कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, फिर भी कहीं ना कहीं होटल्स में, सड़कों पे, कहीं फैक्ट्रीज़ में चाइल्ड मतलब छोटे बच्चे भी आपको दिख जाते हैं कि जो काम कर रहे हैं। अगर उनसे डिस्कशन की जाए, उनके पेरेंट्स से बात की जाए, तो मुझे काफ़ी बार ये देखने को मिला है कि पेरेंट्स भी ऑफेंड हो जाते हैं कि हम अपना घर कैसे चलाएं। उनके पास एक सिंपल सा बहाना है। कई बार पेरेंट्स झूठ भी बोल देते हैं कि नहीं जी ये तो जाता है जी, स्कूल जाता है, तो बस वैसे ही हमने लगा रखा है। तो इतना स्ट्रिक्ट कानून होने के बावजूद भी ये चीज़ें अगर हो रही हैं, तो इसका आपको क्या लगता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों का? समाज रिस्पॉन्सिबल है। जो सस्ती लेबर ढूंढने के चक्कर में बच्चे को काम पे लगाता है वही रिस्पॉन्सिबल है, और जो उसको देख के भी अनदेखा करते हैं वो सब रिस्पॉन्सिबल है।
आपके सामने आप जाते हैं किसी दुकान पे, वहां कोई बच्चा बोरी उठा के और अपना अंदर लेके जा रहा है, जी आपके सामने है ना, बिल्कुल। और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो क्या है? समाज की जागरूकता में कमी है। बिल्कुल। हमें बेसिकली ये देखना पड़ेगा हम अपना देश कैसा चाहते हैं। क्या वो बच्चा वहीं चाइल्ड लेबर में फंस के और बगैर पढ़े रह जाए, ऐसा देश चाहते हैं? या स्कूल की वो स्कूलिंग पूरी कर ले, उसके बाद वो अपना कमाना शुरू करे, ऐसा देश चाहते हैं? तो ये सारा कुछ मेरे हिसाब से सोच के ऊपर भी बहुत चीज़ें जी बिल्कुल, हमारी डिपेंड करते हैं। सोच अगर ठीक होगी, देश के प्रति लॉयल होगी, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को कोई दिखता है, कोई चाइल्ड लेबर करता हुआ दिखाई देता है, सबसे पहला एक्शन क्या होना चाहिए? 1098 पे फ़ोन करें, राइट। 1098। अब ये पहले तो एनजीओ लगातार चलती थी, चाइल्ड हेल्पलाइन। बिल्कुल। अभी ये चाइल्ड हेल्पलाइन बंद करके और जो डीसीपीओज को हैं, जो संबंधित क्षेत्र की डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनको ये जिम्मेवारी दी गई है। लेकिन अभी भी चाइल्ड हेल्पलाइन पे फ़ोन करने पे आज का जो एक केस हुआ, उस बच्चे को निश्चित रूप से सहायता नहीं मिल पाई। तो सीडब्ल्यूसी को कैसे अप्रोच किया जा सकता है? सीडब्ल्यूसी को देखिए, आपके लोकल कहीं ना कहीं जो भी चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, वो सब जानते हैं सीडब्ल्यूसी के बारे में। ओके जी। सो जब हम सीडब्ल्यूसी को, जब कोई रिपोर्ट करता है, तो सीडब्ल्यूसी सबसे पहला एक्शन क्या लेती है उस चीज़ के अगेंस्ट? और एम्प्लॉयर को भी सज़ा मिल सकती है या सिर्फ पेरेंट्स के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाता है? जी नहीं, पेरेंट्स के अगेंस्ट तो कम एक्शन है, एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही ज़्यादा एक्शन है। ओके। सो उमेश सर, अब बात करते हैं उस मासूमियत की जो लिटरली बेची जा रही है। आपने अपने इतने साल के करियर में आपने ये तस्करी के केस बहुत ज़्यादा सुने होंगे, जिसको हम ट्रैफिकिंग का भी नाम देते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा केस आपके सामने कौन से आए कि डोमेस्टिक हम हेल्पर की बात करें, या फिर चाइल्ड लेबर की, या फिर सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस ज़्यादा हैं? देखिए, सारी तरह के केस हैं। छोटी उम्र की बच्चियां बंगाल बिहार से लाके यहाँ पे काम पे लगाई जाती हैं। हम सबको जो हाउस होल्ड सर्वेंट चाहिए, वो छोटी उम्र का बच्चा चाहिए। या तो हम इस नाते से कि वो सेफ रहेगा, या इस नाते से कि वो जो छोटी उम्र का बच्चा है वो हमारे घर पे भी गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। मैंने एक, अभी तो नहीं लेकिन कुछ साल पहले की बात है, एक डॉक्टर साहब के घर का केस देखा। उसमें बच्ची को सिगरेटों से जलाया हुआ था। कैन यू इमेजिन, एक डॉक्टर भी बच्ची को सिगरेट से जला सकता है? मैं खुद कांप गया था उस समय। 13-14 साल की बच्ची। तो फिर इसके हिसाब से उमेश सर, इलिटरेसी तो मुझे कहीं पर भी इस चीज़ का रीज़न नहीं दिखाई दे रही कि इलिटरेसी की वजह से ये हरासमेंट या... देखिए, इलिटरेसी की वजह से हरासमेंट वहाँ है कि बच्चा बिकने के लिए आया सबसे पहले, राइट। उसके बाद आपका जो शिक्षित समाज है, इसके अंदर कुंठाएं भरी पड़ी हैं। जो व्यक्ति बचपन में प्रताड़ित हुआ है, निश्चित रूप से वो बड़ा होकर उन्मादी बनेगा। चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसको कह सकते हैं। उसके मन में चाइल्डहुड ट्रॉमा है। हम लोग उसको ना तो उसको रिवील कर पाते हैं, ना उसको देख पाते हैं, ना उसको ठीक कर पाते हैं। वो बच्चे के मन में ऐसे ही रह जाता है। मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, उसमें एक बच्ची ने कहा कि मैंने अपनी माँ को कहा कि मुझे एक फलाना लड़का छेड़ता है। माँ ने कहा चुप रहे, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी। वो चुप रहने लगी।
चुप रहने लगी तो माँ बाप कहने लगे तेरा किसी से अफेयर है। अब वो अपने आप को बाथरूम में बंद कर करके घंटों रोती रहती, और बड़े होने पे उसने सारा कसूर किसका निकाला? माँ का, माँ बाप का। क्यों? उस टाइम ना चुप करवाया होता Yes. शायद सिचुएशंस अलग होती, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा शायद उसके अंदर यस, इकट्ठा ना होता। आज भी उसको कोई पुरुष टच करता है तो वो बेचारी कांप जाती है। क्यों? वो चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है, हमारे पास जो काउंसलर्स हैं उनका ये काम है पोस्ट ट्रॉमेटिक बच्चे को हल करना। बिल्कुल। तो सर कई बार अब जब हम टेरिफिकिंग की बात कर रहे हैं तो उस टाइम के ऊपर मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी कई बार उसके अंदर इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। यस, इन्वॉल्व हैं, शायद गरीबी इसका कारण है। तो एक बच्चे के लिए या किसी के लिए भी मैं कहूँगा कि घर से सेफ जगह कोई नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, मान लो कि कोई हम कहीं बाहर हैं और तूफान आया तो सबसे पहले मन में आता है कि यार घर पहुँचो। अभी वो जो इंडिया पाकिस्तान वाला हुआ उस टाइम भी लोगों के मन में क्या था कि फटाफट अपने घर पहुँच जाओ। बिल्कुल। कोविड के टाइम पे भी सबसे सेफ जगह जो थी वो घर था। तो घर से जब इन चीज़ों की शुरुआत होती है तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट बच्चे के माइंड के ऊपर, कहीं ना कहीं स्ट्रेस के ऊपर भी पड़ता है। मेंटली वो बच्चा बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है, वो ट्रस्ट अपना लूज़ कर देता है। यस, ऐसे बच्चे का ट्रस्ट गेन करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक बच्ची यहाँ पे चाइल्ड लेबर में रेस्क्यूड हुई, 13 साल की बच्ची। उसका चाचा उसे लेकर आया था। अब चाचा, मामा, जीजा, ये कौन होते हैं? जो गांव का एक गांव के बच्चे का चाचा है वो सबका चाचा हो जाता है। बिल्कुल। जो गांव के एक बच्चे का मामा है वो सबका मामा हो जाता है। जो गांव के एक बच्चे का जीजा है वो सबका जीजा हो जाता है। क्या वो आपके प्रति उतनी ममता रख पाएगा? कभी भी नहीं। वो क्या करते हैं, अब वो चाचा जी ने क्या किया, यहां आके बच्ची को काम पे लगाया और फुर पैसे लिए और फुर। अब एजेंसी ने अपने पैसे ले लिए, हाउस होल्ड वाला उसको अपने घर पे काम करवा रहा है। अब दिक्कत कहाँ आती है कि जब हमारे चाइल्ड लेबर रेस्क्यू किया जाता है। अब 13 साल की बच्ची अपने घर के बारे में भी नहीं बता पा रही। वो सिर्फ इतना बता रही है कि हरका मुंडा टोली, कौन सा गांव है? हरका मुंडा टोली। मैंने सर्च किया, बाई चांस जब 5 साल बाद बच्ची मेरे सामने बैठी तो मैंने उसको सर्च करना शुरू किया। हालांकि वो पहले भी आ चुकी थी मेरे पास, ये बात है शायद 2021 की। तो मैंने उसका टोली हरका मुंडा या हरका मुंडा टोली ऐसा कुछ था, मैंने वो गूगल पे सर्च करना शुरू किया तो कुछ नहीं नज़र आया। मुझे एक ज़िला नज़र आया, उसके अंदर ऐसा लगा कि हरका मुंडा टोली वो गांव हो सकता है। तो मैंने उस ज़िला के एसपी को फ़ोन किया। एसपी ने कहा जी मैं अभी हरका मुंडा एक है तो सही जगह, मैं अपने एसएचओ से पूछ के बताता हूँ। मैं एसएचओ को बोलता हूँ, वो आपसे बात करेगा। एसएचओ ने बात की, कहते जी बिल्कुल है, मेरा अपना गांव है। ग्रेट। मेरा अपना गांव है। जब मैंने उसको कहा कि भाई आपका अपना गांव है तो ये बच्ची है 5 साल से हमारे पास है, तो कहने लगा जी मैं अभी पता करता हूँ, ये इसके पिता का नाम है, ये इसकी माता का नाम है। कहने लगा जी ऐसा एक व्यक्ति है तो सही हमारे गांव में, हमारा गांव तो बहुत छोटा सा है। उसने तुरंत 2 घंटे बाद उसके पिता से मेरी बात करवा दी। मैंने कहा यूँ नहीं, आपके पास जब बच्ची थी तो उसकी फ़ोटोज़ भेजो। उन्होंने 5 साल पुरानी 13 साल की जब बच्ची थी उसकी फ़ोटोज़ भेजी। अब हमारे यहाँ जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट हैं उनमें क्या सिस्टम है कि बच्चा जब आएगा उसकी हर साल की फ़ोटो हम लगाते जाते हैं। तो जब आने की फ़ोटो थी वो मैच की गई, वो मैच हो गई।
वो मैच हो गई। अब उस बच्ची ने, क्योंकि वो 18 साल की हो चुकी थी, हमने इन बिटवीन उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी, सिलाई का काम सिखाया, और आप अंदाज़ा लगाइए जाते समय वो फूट फूट के रो रही थी कि मैं तो यहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन अंततः घर भेजना चाहिए, ज़रूरी है। तो हमने उस बच्ची को एक स्विंग मशीन साथ में लेके दी कि आप इससे अपना जीवन यापन कर सकते हो, क्योंकि आज आपको सिलाई का काम आ गया तो आप अपना जीवन यापन तो कर लोगे। तो पेरेंट्स का क्या उस चीज़ के ऊपर प्रतिक्रिया थी? मतलब उन्होंने ही भेजा था? हाँ, उन्होंने किसी अपने गांव के व्यक्ति के माध्यम से ये पता लगा कि ये व्यक्ति वहाँ नौकरी दिलवा देगा। अच्छा। एक को दूसरे ने दिलवाई, दूसरे को तीसरे ने तीसरे ने। दिलवाई, वो कोई चौथा, पांचवा, 10वां आदमी था जिसने नौकरी दिलवानी थी। तो कहने लगे जी हम तो तब से अपनी बच्ची ढूंढ रहे हैं, हमने तो मिसिंग की कंप्लेंट भी दर्ज करवाई हुई है, हम लोग क्या करते हमें कुछ पता नहीं था। इतना बड़ा भारत देश है और वो सिर्फ झारखंड के एक छोटे से जिले की, छोटे से गांव की बच्ची। लेकिन हमें संतुष्टि हुई कि हम किसी बच्ची को उसके घर तक पहुंचा पाए। कई बार सर देखा जाता है कि बच्चा डायरेक्टली भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता ना। अगर वो हरास हो भी रहा है तो बच्चा कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने आप को, तो किस तरीके के सिग्नल्स या किस तरीके की इंडिकेशन वो CWC तक पहुंचा सकता है कि उसको रेस्क्यू किया जा सके? देखिए, आज 6 साल मुझे CWC में हो गए। जी। प्रभु की कृपा से इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि सामने वाला बच्चा किस स्ट्रेस में है वो हमें ध्यान में आ जाता है, और हम लोग तुरंत प्रभाव से उसको काउंसलर के पास भेजते हैं। काउंसलर उसकी, हमारी जो काउंसलर्स हैं वो इतनी बढ़िया पढ़ी लिखी और वेल बिहेव्ड काउंसलर्स हैं कि वो उन बच्चों के अंदर से बात को निकलवा लेती है। आखिरकार साइकोलॉजी पढ़े हुए व्यक्ति का ये काम तो है ना। बिल्कुल। वो अंदर से बात को निकलवा लेती हैं और 5 मिनट में हमारे सामने बात आ जाती है। हम जो सोच रहे थे कि ये बच्चा आज हमें ट्रॉमा में दिख रहा है, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा ठीक बात बताता ही नहीं। एक बच्ची हमें सेक्टर 6 चौक पे मिली, कहने लगी मुझे चंडीगढ़ से मेरी दादी छोड़ के चली गई है यहाँ, और मेरी मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा चंडीगढ़ में कहाँ? कहने लगी जी मैं सेक्टर 3 के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। अब बाई चांस मेरे ध्यान में आया कि सेक्टर 3 में तो कोई गवर्नमेंट स्कूल ही नहीं है। तो मैंने बच्ची को ये नहीं कहा कभी आप झूठ बोल रहे हो। मैं मन में थोड़ा सा मुस्कुराया और बच्ची के ऑर्डर कर दिए बाल भवन के। हमारी जो CCIs हैं, श्रद्धानंद अनाथालय, MDD बाल भवन, उसमें जो हमारी काउंसलर्स हैं वो लगातार इस बात पे वर्क करती हैं। 7वें या 8वें दिन उस बच्ची ने कहा कि नहीं मेरे माता पिता दोनों जिंदा हैं, फलानी जगह रहते हैं। आ गए, मिल गए और इतने बढ़िया लोग कि वो कहने लगे कि जी हम तो बच्चे को ढूंढ ढूंढ के अभी तक हमने 8 दिन हो गए रोटी नहीं खाई है। अब माँ बाप को तो रोटी नहीं नसीब हो रही और बेटा कह रहा है या बेटी कह रही है कि माँ बाप है ही नहीं, माँ बाप मर चुके हैं। थोड़ा मैं ज़्यादा ब्लंटली इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्ची ने कहा ही ऐसा। तो उसका क्या रीज़न आपको लगा कि बच्चे ने ऐसा क्यों किया? बच्चा घर से जब निकलता है तो तंग होके निकलता है। मतलब वो फ्रस्ट्रेशन था सिर्फ? वास्तव में जो 12-13 साल की उम्र है उसके बाद जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो बच्चे को फ्रस्ट्रेशन में लेके जाते हैं। उसको समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हो रहा है। एक तो विपरीत लिंग के प्रति वो आकर्षण होने लगता है, उसको अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण होने के बाद वो वहां जाता है।
लड़के से मिलेगा या लड़का लड़की से मिलेगा। अब हमारे समाज में इसको बड़ा टैबू समझा जाता है। हमारे समाज में बोलते हैं अरे कैसे चलेगा, हमारी मूंछों का प्रश्न था, इसने तो हमारी मूंछ कटवा दी। तो मैंने सीडब्ल्यूसी में आते ही पहले मूंछें ही कटवा ली कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए ये एक मजाक की बात है, लेकिन हमें अपने ईगोज को पीछे छोड़ना ही होगा हर हालत में। हर हालत में छोड़ना होगा। आज जो पति पत्नी के इतने ज्यादा झगड़े नजर आ रहे हैं, उस सारे में पिस कौन रहा है? बच्चा। बच्चा। मेरी जो भी माता पिता कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरी उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए समझौता करें। ये हमारे देश का भविष्य है, इन्होंने आगे हमारे देश का भविष्य बढ़ना है और आप लोग इनको पीस रहे हैं। कृपा कीजिए हमारे देश के ऊपर और इन बच्चों का भविष्य बचाइए। बिल्कुल। तो सर अब एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जो मुझे लगता है कि शायद जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या बड़ी सिटीज़ हैं उनको लगता है कि इस देश से वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, बट एक्चुअली मुझे लगता है कि वो शायद नहीं हुई है। चाइल्ड मैरिज, आपको लगता है कि अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हैं? अगर हैं तो किस तरीके की और किस लेवल के ऊपर है? कितने केसेस आपको देखने को मिलते हैं? एक एनजीओ ने मुझे बताया कि पिछले साल हरियाणा में, ये हरियाणा की बात कर रहा हूँ, 5,000 चाइल्ड मैरिज के केसेस रोके गए। तो हुई कितनी होंगी? आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। और इसका आपको क्या रीज़न लगता है कि इतना स्ट्रिक्ट कानून होने के बावजूद भी ये चीज़ें हो रही हैं? देखिए कई जगह जब बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हम समझ नहीं पाते। बच्चा बाहर अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित होता है और हम सोचते हैं शादी कर दो इसकी, इससे पहले आज लिकड़ा शादी कर दो। सही। सबसे बड़ा रीजन तो यही है। तो कभी अदरवाइज जो इलिटरेट माँ बाप हैं वो भी चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़े। बिल्कुल। लेकिन हमारा बच्चा जरा सा वो इधर उधर हुआ और उनको लगता है कि भाई शादी इज द बेस्ट ऑप्शन। तो आपको कोई ऐसा केस कभी सुनने में या आपके सामने आया कि लड़की ने या लड़के ने आपको खुद अप्रोच किया हो कि यार मेरी शादी रुकवाओ या कुछ ऐसा? बहुत। तो ऐसे केस में कैसे डील किया आपने? मतलब पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया कि ये चीज़ गलत है और क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का? तुरंत पहुंचेंगे हम वहां, बच्चे को ही ले आएंगे। बच्चे को इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चे को उसकी मां की गोद में से भी छीन के ला सकती है। तो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड हमने काम करना है। जो भी हो, अगर वो उसके माँ बाप नहीं मानते हैं तो बच्चे को अपने पास ले आएंगे, अपने सीसीआई में रखेंगे ना। बिल्कुल। सर नाबालिग बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया जिसको पॉक्सो एक्ट का नाम दिया गया। ये एक्चुअल में क्या है? थोड़ा सा आप व्यूअर्स को ये बताएं कि एक्चुअल ये जो पॉक्सो एक्ट है वो है क्या, उसकी असलियत क्या है? मैंने आपको अभी जो बताया, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसमें बच्चे को स्टॉकिंग करना, ओके, बच्चे को छूना, बैड टच करना। बैड टच क्या है? हमारे वो अंग जो हमारे आंतरिक वस्त्रों के अंदर छुपे हुए हैं, उनको छूना निश्चित रूप से बैड टच है। और हमारी जो बच्चियां हैं उनको परमात्मा ने एक सिक्स सेंस दी है। उनको कोई भी गलत तरीके से गाल पे हाथ लगाएगा या उनको किस करने की कोशिश करेगा, उनको समझ आ जाती है कि ये बैड टच है। उसी वक्त वो नो चिल्लाएं और अपने किसी
भरोसेमंद व्यक्ति के पास जाकर खड़े हो जाएं, उसको सारी बात बताएं, 1098 पे शिकायत दर्ज कराएं, 112 पे शिकायत दर्ज कराएं, तुरंत प्रभाव से आएगी पुलिस, बच्चे को रेस्क्यू करेगी और ले जाएगी थाने। तो सर हमेशा एक बात कही जाती है ना, आपने जो कहा कि उसी टाइम पे पुलिस एक्शन लेगी, एक बात हमेशा कही जाती है कि कोर्ट कचहरी के जो चक्कर हैं वो बहुत बुरे हैं। तो एक छोटा सा बच्चा जो जिसको हम यहाँ तक लेकर आए हैं, कोर्ट कचहरी भी उसको लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर केस चलेगा तो कोर्ट कचहरी तो उसे जाना पड़ेगा। तो क्या इंडियन लॉ में कुछ ऐसा किया गया है कि उस चीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके? देखिए, मैं आपको बड़ी बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ जी। कि पॉक्सो केसेस में जो विक्टिम की गवाही होती है वो एक बंद कमरे में होती है। ओके। केवल जज साहब या जज साहिबा, उस बच्ची के वकील, अपोजिट पार्टी के वकील, केवल, बाकी सारे वकील साहिबान को भी बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि बच्ची की प्राइवेसी की सुरक्षा करना, प्राइवेसी की गरिमा का ध्यान रखना, वो कोर्ट्स के लिए भी सबसे पहले है। आप अंदाजा लगाइए, एक बच्ची के मतलब विक्टिम के, बच्ची और बच्चे में कोई फर्क नहीं है पॉक्सो एक्ट के अंदर, बिल्कुल। ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। तो बच्ची और बच्चे के बैठने के लिए हर कोर्ट में एक अलग कमरा बनाया गया है। जहां पॉक्सो की विशेष अदालतें गठित हैं, वहां वहां एक एक कमरा अलग से बनाया गया है कि वो बच्चा वहां बैठेगा, वो बच्चा कहीं बाहर नहीं बैठेगा। अगर वो बच्चा कहीं बाहर बैठेगा तो लोगों की नजरों में भी आएगा, बिल्कुल। वो अलग से बैठेगा तो कैसे नजरों में आएगा? सही। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि व्यूअर्स को काफ़ी हद तक एक अवेयरनेस दे सकती है कि जो लोग चुप रह जाते हैं सिर्फ अपनी इस चीज़ों को सोचते हुए जी जी, कि हम पब्लिकली सामने ना आ जाएं। निश्चित। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने आज व्यूअर्स को दी है। जी जी। सो सर, अगर अब हम बात करें सज़ा की, जो ऑफेंडर प्रूव हो गया, क्या कोर्ट सच में सेंसिटिवली उसके ऊपर काम करता है? देखिए, मैं आपको एक घटना की बात सुनाता हूँ। एक बच्ची अपनी बड़ी बहन का जापा कटवाने गई। जापा समझते हैं? उसकी जो प्रेगनेंसी के दौरान, उसकी जो जच्चगी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनमें छोटी बच्ची थी, अपनी बड़ी बहन के लिए वहाँ चली गई। वहाँ जीजा ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। दुष्कर्म किया, वो बच्ची वापस आई, उसने माँ को तो बताया ही नहीं। अब हुआ क्या कि वो हो गई प्रेग्नेंट। अब बच्ची की माँ को भी पता लग गया, लेकिन वो कहती है आप चुप रहो, मेरी बड़ी बेटी का घर ना बर्बाद हो। बच्चा किस ट्रॉमा से गुजर रहा है इसको कोई देख ही नहीं रहा है। वो जीजा और उसका भाई उस बच्चे को लेकर किसी अनट्रेन्ड दाई के पास चले गए। उसने अबॉर्शन कर दिया। अबॉर्शन करने के बाद पीसीज अंदर रह गए, अंदर पस पड़ गई। पानीपत के एक अस्पताल में 7 बोतल पस उस बच्ची के पेट से निकाली गई। हमें जो ही पता लगा, हमारे मेंबर वहां गए। हमने तुरंत प्रभाव से उस बच्ची को रेस्क्यू किया और पीजीआई चंडीगढ़ एडमिट कराया। पीजीआई चंडीगढ़ से उसके जो माँ थी वो लामा लेके आ गई, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। हमें पता लगा, रोहतक पीजीआई से इंफॉर्मेशन आई, हम लोग उसके घर दोबारा पहुंचे, उसको फिर से कल्पना चावला में एडमिट कराया। वो बच्ची कुल 20 किलो की रह गई थी और वो बच्ची की डेथ हो गई। पॉक्सो कोर्ट ने कहा कि ना, बच्ची के साथ न्याय नहीं हुआ। जीजा और उसके भाई को 22 साल की सजा विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ग्रेट। तो आप देखिए कितना त्वरित न्याय है।
उस बच्ची को कम से कम मरने के बाद ही सही, लेकिन न्याय तो मिला। न्याय मिलता है। बट कई बार सर, जो कई बार जैसे मूवीज़ वगैरह में भी दिखाते हैं या न्यूज़पेपर में भी देख पढ़ने को मिल जाता है, कई बार न्यूज़ में भी दिखते हैं कि मतलब न्याय मिलने को इतना टाइम लग गया नहीं, कि अब वो समय नहीं रहा। मूवीज में पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता है, लेकिन अब जैसे सीआईडी है, उसमें सीधा पुलिस सीआईडी वो पहुंचती है बच्चे के पास और बच्चे का इंटेरोगेशन शुरू कर देती है। ऐसा अब करना ही नहीं है। बच्चे को वर्दी में कोई भी बंदा हैंडल कर ही नहीं सकता। ओके, अगर बच्ची है तो लेडी पुलिस आएगी, वो भी सिविल में। बच्चा है तो पुरुष पुलिस वाला आएगा, वो भी सिविल में। वो वर्दी में नहीं उसके पास आएंगे। बच्चे की एक कोमल मन है, बिल्कुल। उस कोमल मन को कहीं हर्ट ना पहुंचे। अगर वो हर्ट हो गया तो हम गए, फिर हमारा बैठने का कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल। तो सर अब एक डिस्कशन करते हैं कि मुझे वैसे तो सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे और सारे के सारे टॉपिक्स फ्यूचर से रिलेट करते हैं। एक बहुत मेजर टॉपिक है नशा। अब छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है नशा का शिकार हो रहे हैं। तो इसके लिए आप सबसे ज़्यादा किसको रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि स्कूल या फिर पेरेंट्स या सोसाइटी या नशा बेचने वाला? निश्चित रूप से समाज। समाज जब तक खड़ा नहीं होगा तब तक ऐसे नशे के सौदागर घूमते रहेंगे। तेनू की और मन्नू की जब तक होता रहेगा तब तक कुछ नहीं करेंगे हम, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। समाज में रहने वाले एक घटक के नाते हमें अपनी जिम्मेवारी समझ में लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। सो आपने अपने सर पिछले कुछ साल के करियर में ये नशे के केसेस की फ्रीक्वेंसी किस स्पीड से बढ़ती हुई देखी है? नहीं, हमारे पास नशे के केसेस कम आए हैं। ये बच्चों के? हाँ, बच्चों के 2 या 4 केसेस ही आए हैं Okay. 6 साल में। निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। ठेके वालों को अवेयर किया गया है कि वो ठेके से 18 साल से कम के बच्चे को शराब नहीं दे सकते। एक मैं आपको घटना सुनाना चाहूँगा। एक इतनी सी बच्ची, इतनी सी, निश्चित रूप से इतनी सी, वो बच्ची अपनी जेब में शराब का पौवा लेके घूम रही थी। मैंने कहा बेटा आप कहाँ से लाए? तो वो कहने लगी जी मैं तो ठेके से लाई। कहा ठेके वालों ने कैसे दे दिया आपको? क्या आप बता सकते हो आप कितने साल के हो? कहने लगी 19। अब मुझे यकीन ना आए। मैंने कहा बेटा आप अपना आईडी कार्ड दिखाओ, कोई प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कुछ है? हाँ है ना, मैं 10वीं तक पढ़ी हुई हूँ। तो मैंने 10वीं तक उसका 10वीं का सर्टिफिकेट मंगवाया। वो 10वीं का सर्टिफिकेट मंगवाया तो वो वाकई 19 साल की थी। लेकिन 19 साल की बच्ची और शराब का पौवा लेके जा रही है। मैंने कोशिश तो की समझाने की उसको, हाथ जोड़े कि बेटा ये आपका काम नहीं है। लेकिन मेरी जिम्मेवारी यहां खत्म नहीं होती। लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया। बिल्कुल, क्योंकि एज जो सरकार ने रखी हुई है उसके बाद तो आप टोक नहीं सकते उसको किसी को भी। तो सर इन सारी डिस्कशंस के अंदर हमने इतने टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, सोशल मीडिया का आप क्या रोल समझते हैं कि सोशल मीडिया कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है इन सारे रीजंस का? देखिए, सोशल मीडिया का रोल बहुत बढ़ गया है। हमारे जो बच्चे हैं वो रील्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट हुए हैं। हम चाहते हैं कि वो ना रील्स देखें और वो रील्स देखे बगैर मानते नहीं जी। हमें ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से दिखाकर उस बच्चे का इलाज पूछना चाहिए, क्योंकि ये लत लग गई है उसको। और हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे मना करने से बच्चा मना हो जाए।
उसके जो दिमाग के हार्मोन्स हैं वो रिलीज नहीं होंगे, वो तड़फेगा। आपको लगेगा मोबाइल ना चलाने की वजह से तड़फ रहा है। बिल्कुल, एज अ लेमैन ऑब्वियसली यस। इसलिए उसके लिए भी अगेन वही बात है, काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इस बात को बड़े अच्छे से समझते हैं और वो कोशिश भी करते हैं। बिल्कुल। तो सर, ये जो सोशल मीडिया पे मिलने वाली, मैं कहूँगा कि गलत इन्फॉर्मेशन, इसका मेंटली जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो तो पड़ ही रहा है। फिज़िकली आप कैसे इस चीज़ को वो करते हैं कि फिज़िकली भी क्या बच्चों के ऊपर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, मैंने फिर से वही बात आ जाती है कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, ये देखना किसका काम है? सोसाइटी का। बिल्कुल। इस चीज को तो सरकार नहीं देख सकती ना। हम्म। हम सब लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे रोल मॉडल्स खड़े करने पड़ेंगे। मां काम कर रही है घर पे, वो बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है कि मेरे को काम करने दे, तू अपना काम कर। बाप वो भी बिजी है पैसा कमाने में, मोबाइल पकड़ा देता है। बिल्कुल। तो बच्चे को खिलौना मत समझिए, बच्चे को मोबाइल से दूर कीजिए। आपसे नहीं होता, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए, लेकिन कुछ करें। लेकिन कुछ करें। और ये सर, ऑनलाइन एब्यूज़, ये भी वर्ड बहुत ज़्यादा आजकल सुनने में आ जाता है कई बार। तो क्या CWC के पास ऐसे कुछ केसेस आए जो? बिल्कुल आए जी। इसका सर क्या एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? और ऑनलाइन एब्यूज का अर्थ ये है कि आपको नेट के थ्रू एब्यूज किया जा रहा है। जो 18 साल से कम है वो बच्चा है जी। लड़का है या लड़की, इसका कोई फर्क नहीं, लेकिन वो बच्चा है, उसका हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है। और आप कुछ भी उसको ऐसी चीज दिखाओगे जो कि उसकी उम्र के योग्य नहीं है, वो निश्चित रूप से अट्रैक्ट हो जाएगा। और ये अट्रैक्ट होना, मां बाप क्या कहते हैं कि उसकी गलती है। गलती नहीं है भाई, उसके हार्मोनल चेंज हो रहा है। समझिए उस बात को, उसका साथ दीजिए, उसको साथ लेके डॉक्टर के पास जाइए, उसको साथ लेके CWC के पास आइए। आपकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल। आप अपनी जिम्मेवारी से हटिए मत। आज आप अपनी जिम्मेवारी से हटेंगे, कल को निश्चित रूप से बच्चा समाज में एक रोग बनेगा। आज आप सड़क पे चलते हुए बच्चे को देखकर दया के नाते भीख दे देते हैं, लेकिन क्या आप इलिटरेसी का समाज नहीं खड़ा कर रहे? अपना भविष्य क्या ढूंढना चाहते हैं हम? यही भीख मांगने वालों में? वो बच्चा भीख मांगता रहे? क्या हम लोग ये तय करना चाहते हैं? अगर नहीं तो बच्चों को भीख देनी बंद कीजिए। निश्चित रूप से कोई भगवान इसमें खुश नहीं होते। अगर कोई भगवान इसमें खुश होते हैं तो मुझे बताइए, कोई धर्माचार्य मुझे इसमें बताए। मैं निश्चित रूप से इस बात में चैलेंज करता हूं कि बच्चों को भीख देना, आप अपने भगवान को भी नाराज कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ तो बहुत हाईली एक्सपेंड कर रही है, एक तरीके का माफिया सुनने में आता है कि इसके पीछे तो पूरा का पूरा माफिया है। तो उस माफिया को पकड़ने का कोई तरीका गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ स्टेप्स? समाज, हर काम का हल समाज में है, हर काम का हल। हम तय करें ना, हम भीख नहीं देंगे, जो देगा उसको समझाएंगे। हमने अपना भविष्य देश का कैसा रखना है। निश्चित रूप से लोगों को आसान कमाई बहुत जल्दी समझ में आती है। बिल्कुल। तो इससे आसान कमाई क्या होगी? कुछ भी नहीं। बच्चों को सड़क पे उतार दिया,
नंगे पैर झुलसते हुए पैरों को लेके वो बेचारे अपना भीख मांग रहे हैं। आप उन पे तरस खा के उनको चप्पल लेके देते हैं, वो चप्पल लेके बेचाते हैं। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। चंडीगढ़ 34 सेक्टर में मैंने एक लेडी देखी तो कहती सर चप्पल नहीं है मेरे पास। मैंने उसको चप्पल लेके स्पेशल लेकर गया, गाड़ी में बिठा के उसको चप्पल लेके दी, और शाम को दोबारा से वो लेडी पंचकुला 20 सेक्टर में मिली कि मेरे पास चप्पल नहीं है। यही है। तो सर CWC बच्चों की एजुकेशन के ऊपर भी काफ़ी वर्किंग करती है, जो मैंने ऑनलाइन सारा पढ़ा था। तो कोविड के टाइम के ऊपर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ऑनलाइन एजुकेशन देनी ज़रूरी थी, क्योंकि स्कूल्स ने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर दी। बट बहुत ऐसी कम्युनिटी भी थी जो ऑनलाइन चीज़ों से रूबरू नहीं थी। तो उन चीज़ों को लेकर क्या CWC की तरफ से कुछ अवेयरनेस, कुछ कैंप्स वगैरह? हरियाणा सरकार ने बच्चों को जो टैब्स थे वो मुहैया करवाए थे फ्री ऑफ कॉस्ट। उन बच्चों ने उस पे टैब्स पे पढ़ाई की। इवन एक हमारा बच्चा जो आज सरकारी स्कूल में क्लर्क है, हमारे अनाथालय का बच्चा, उसी में से पढ़ के निकला, टैब से ही पढ़ के निकला, आज सरकारी स्कूल में क्लर्क है। बड़ी बात है। बिल्कुल। तो सर अब आखिरी क्वेश्चन एक आपसे कि CWC और पुलिस का तालमेल आपको लगता है कि कितना ज़रूरी है एक बच्चे को स्पेशली रेस्क्यू करने के लिए? हमेशा तालमेल से ही काम बनता है जी। CWC को चाहिए वो भी अपनी ईगो ना रखे, पुलिस को चाहिए वो भी अपनी ईगो ना रखे। राइट। काहे की ईगो? हमें बच्चे का काम करना है, हमें बच्चे को सुरक्षित रखना है, रेस्क्यू करना है। ये ध्यान रखिए, केवल और केवल बच्चे के लिए काम कीजिए, आपके देश का भविष्य सुनहरा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। सो सर आपके पूरे एक्सपीरियंस की कुछ सबसे इमोशनल स्टोरी जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, जिसने आपको प्रॉपर अंदर तक झंझोड़ दिया कि यार इससे ज़्यादा तो मैं नहीं देख सकता? जब मैं CWC में आया था तो हमें सूचना मिली कि एक बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ। हम सिविल हॉस्पिटल पहुंचे। सिविल हॉस्पिटल में हमारे मेंबर्स अंदर गए, क्योंकि जच्चा बच्चा वार्ड में मैं पुरुष अलाउड नहीं है, मैं इसलिए अंदर नहीं गया। बाई चांस उस वक्त बच्ची के कपड़े बदल रहे थे, तो हमारी महिला मेंबर्स उससे मिलके आई। उन्होंने आके मुझे एक बात कही कि सर बच्चे के पेशाब वाले जगह से पॉटी बाहर आ रही है। मैंने तुरंत प्रभाव से सर्जन को पूछा कि ये क्या मैटर है। उन्होंने कहा जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, साथ साथ है तो इसलिए हो सकता है साफ करते हुए कहीं लग गई। कहा नहीं, आप इसको कल्पना चावला लेके जाइए, सेकंड ओपिनियन, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत बिजी रहते हैं। कल्पना चावला लेकर गए। कल्पना चावला में वहाँ के सर्जन ने बताया कि इसके अंदर से सब कुछ फट चुका है। 7 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, सब कुछ अंदर से फट गया। उस बच्ची के 7 ऑपरेशन हुए। सरकार ने अपने खर्चे पे कराए, उस बच्ची को बचाया गया। 8 लाख रुपया उसको कंपनसेशन मिला। ईंट भट्ठा पे मजदूरी करते थे। वहां मुझे ध्यान में आया, नहीं ये गलत हो रहा है बच्चों के साथ। मुझे ध्यान में आया इससे ज़्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। और हम लोग अगर उनको राहत पहुंचाने में, उनको पीड़ा को कम करने में कहीं एक बूंद के रूप में भी काम कर लेते हैं, बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए हम लोगों ने CWC में काम किया।
आज की ये बातें सुन के मुझे लगता है कि मेरी तरह आप लोगों को भी बहुत दुख हुआ होगा, बहुत इमोशनल आप लोग भी होंगे। मेरे कई बार रोंगटे खड़े हो गए इस पूरे के पूरे पॉडकास्ट में, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। तो हर एक पेरेंट जो अपने बच्चों को प्यार करता है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसको अपने साथ रिलेट करना स्टार्ट कर देता है, तो कैसे हम अपने बच्चों की हिफाज़त कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने बच्चों को अनअटेंडेड बिल्कुल मत छोड़ें, क्योंकि किसी के ऊपर विश्वास करना आपको कहीं न कहीं दुःख पहुँचा सकता है। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा उमेश जी का और उनकी टीम का, जो इतने सीरियस होकर इन चीज़ों के लिए काम कर रही हैं। और इस पॉडकास्ट में सर ने बार-बार एक बात कही कि समाज का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हम एज़ अ सोसाइटी इस चीज़ के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, अगर हम सिर्फ़ अवेयर हो जाएँ और इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम इन चीज़ों को इग्नोर ना करें। जहाँ पर भी आपको बच्चों से रिलेटेड कोई भी अब्यूज़, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम दिखाई देती है, तो उस चीज़ के ऊपर तुरंत रिएक्ट करें, क्योंकि आप भी कल पेरेंट बनेंगे, या आज भी अगर आप पेरेंट हैं, आपके भी बच्चे हैं। तो हर एक बच्चे का बचपन जो है वो हर एक इंसान का फ़र्ज़ है। तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहूँगा सर का इन चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस दिलवाने के लिए।